प्रिया ने तो काफी सारी चीजें दे दी हैं। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स। चॉकलेट आइसक्रीम केक सब खा लो सर, फोटो कॉपी करवा के, फोटो कॉपी करवा के खा लो है। फोटो कॉपी कैसे खाऊंगा बेटा? फोटो कॉपी तो फिर एक काम करो, मेरी तरफ से भी ले लो तुम, करवा लेना ना, बहुत चीजें भेज देता हूँ। फोटो कॉपी करवाऊंगा मैं, लेकिन आपके रिजल्ट की, है ना? आई विल बी फोटो कॉपिंग योर रिजल्ट, यू विल सेंड मी द रिजल्ट, आई विल फोटो कॉपी इट एंड आई विल कीप इट विद मी। दैट वुड बी माय गिफ्ट एंड दैट वुड बी माय टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, यू कैन से। थैंक यू सो मच एंजल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग चिल्ड्रंस डे पे भी ऐसे ही वो रहें, खुश रहें और एंटिसिपेटेड रहें, अपने रिजल्ट के लिए आप प्रयास करते रहें, है ना? मेरी यही विशेज है आपके लिए, फॉर ऑल द गुड विशेज एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। एंड आई विल कीप ऑन इंस्पायरिंग यू, आई विल कीप ऑन मोटिवेटिंग यू, आई विल कीप ऑन ट्राइंग टू improve you day by day. I'll give my best and I hope the same from you, you guys as well, कि आप लोग भी लास्ट तक हार नहीं मानोगे, है ना? ये चाहिए हमें, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक गिव अप नहीं करना है। और गिव अप करने का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं, वो गिव अप करना ही होता है। गिव अप करना यही होता है कि आप लोग या तो छोड़ दो, या फिर आप करो लेकिन अच्छे से नहीं करो, है ना? हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हम लास्ट तक फाइट करते हैं। जो हमारे अंदर एंथुजियाज्म स्टार्टिंग से रहा है ना, the enthusiasm, the motivation that we are holding since the beginning, we need to continue that throughout the year till our exam, so that we can produce something, we can take out the output of the result of the mehnat, of the hard work, of the smart work that we are doing। वो होगा हमारा रिजल्ट, है ना? वो होगा हमारा मेहनत का नतीजा, है ना? तो आई होप कि आप सब लोग कर रहे होंगे मेहनत और आगे भी करते रहोगे। मैं जितना हो सकता है आप लोगों के लिए करूंगा, जो ट्राई करूंगा कि आप लोग लास्ट तक मोटिवेटेड रहो। और सही बात सब्जेक्ट की, तो वो तो हम लोग करेंगे सही, इसको सॉलिड कर लेंगे बिल्कुल लास्ट तक, है ना? लास्ट तक एज इन सिलेबस कंप्लीशन तक। 1.5 मंथ में ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ट्वेल्थ का, और इलेवेंथ का भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। तो मेजर टेस्ट अगला वाला जो होगा, उसके अगले वाला जो होगा, अगले वाला तो अभी होने वाला है, द नेक्स्ट मेजर टेस्ट इज गोइंग टू हैपन इन दिस मंथ ओनली, ये पता है सबको। मंथ एंड में होने वाला एक और मेजर टेस्ट, है ना? आई आई होप आप लोग अवेयर हो। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट मंथली टेस्ट होगा, उसमें आपका फुल सिलेबस आएगा, उसमें आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा सब कुछ। आप लोगों का एम ये होना चाहिए कि जब वो मेजर टेस्ट आप देने लगोगे, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो कि आप लोग फुल लेंथ सिलेबस में भी अच्छे मार्क्स ला पाओ, है ना? एंड बाय गुड मार्क्स आई मीन कि अपने जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें आप लोग अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाओ, फॉर 20%, 30%, 50%, है ना? इवन 100% अगर होगा तो फिर तो क्या ही बात है। बट इंप्रूवमेंट की बात करता हूँ मैं हमेशा, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप लोग अभी 300 ला रहे हो तो अगले टेस्ट में 600 ले आओ, है ना? दिस इज नॉट व्हाट आई सीक फ्रॉम यू गाइस। व्हाट आई सीक इज आप इंप्रूवमेंट दिखाओ, हर टेस्ट में आप थोड़ा अपने आप को इवेल्युएट करो कि क्या गलतियां हो रही है ना? एंड व्हेन आई से दिस, आई बिलीव इन यू गाइस कि यू ऑल हैव द पोटेंशियल, एंड ऑल मींस ऑल, क्योंकि तुम लोग क्लास लगा रहे हो। मुझे इस चीज से पता चलता है कि आप लोग अभी भी क्लास में आते हो, पढ़ाई करते हो, ट्राई करते हो कि जितनी नंबर ऑफ क्लासेस लगा सको उतनी लगाते हो, अटेंड करते हो, और ट्राई करते हो कि जितना होमवर्क हो सके उसको वो हो जाए, है ना? तो आप लोग पढ़ाई करने का तो ट्राई कर रहे हो, एंड अगर इतना ट्राई कर रहे हो तो आप में पोटेंशियल है करने का। बट वो पोटेंशियल एग्जीक्यूट कब होगा? जब हम लोग स्मार्टली वर्क करेंगे। ये सब बातें जो मैं करता हूँ, ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है। इस टाइम पे हम पढ़ सकते हैं, काफी कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा, बोरिंग भी लगती होगी ये बातें, ऐसा भी लगता होगा कि सर आप जो ये बातें करते हो ये हमारे लिए काम की नहीं है, हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आई ट्राई टू कीप यू इन दैट पेस, ट्राई टू मोटिवेट यू एवरी लेक्चर में, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कभी ना कभी ऐसा लगता ही है कि यार मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं उतने, या क्वेश्चन उतने सॉल्व नहीं हो पा रहे जितना हम ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो, इसलिए ये सब बातें करनी होती है ना? जरूरी होती है ये सब बातें। तो टीचर केवल वो नहीं होता जो आपको पढ़ाते हैं, टीचर वो भी होते हैं जो आपको चीजें सिखाते हैं कि किस तरह से आप लोग पढ़ाई करो, है ना? वो भी एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है, लेसन है। आई होप आप लोग बड़े होगे तब समझोगे इस चीज को, अभी मे भी समझ में नहीं आए, है ना? क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स करी है मेरे टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था, या मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है,
हिमाचल वाले स्टूडेंट्स को क्लास का लिंक नहीं मिला, ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग मैसेज कर दो, किसी के पास है मैसेज करने का एक्सेस? मैसेज करने का एक्सेस है किसी के पास? तुम लोग डाउट सॉल्विंग ग्रुप में कर सकते हो मैसेज, है ना? यस सर। तो आप लोग के पास लिंक तो होगा, इसी आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करी है ना? तो कोई भी एक यस बच्चा सर। लिंक शेयर कर दो उसमें, है ना? ओके। क्लास का लिंक तो आई गेस कॉमन ही होगा। देख लो, अगर अगर कर पाते हैं तो। पहले बच्चों को क्लास में लाते हैं, उसके बाद चालू करेंगे। अभी मिला क्या क्लास लिंक? सर उनका ना ज्वाइन नहीं हो रहा, उनको मैसेज करे जा रहे हैं। रुको, मैं एक बार है ना इसको सॉर्ट कर देता हूँ बच्चों को, थोड़ी देर वेट करना आप लोग। इसको सॉर्ट कर देते हैं एक बार, ताकि बाकी बच्चे भी आ जाए ना हमारे साथ, अदरवाइज फिर उनके लिए फिर से एक बार स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा। काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है क्लास। बच्चों, डाउट ग्रुप में लिखा, किसी ने शेयर किया क्या लिंक? यस सर। अच्छा, उससे नहीं हो पा रहा है क्या ज्वाइन? नो सर। ठीक है, ओके। Maybe they will be able to solve with my join with my link. Let me share it with them. Um, यहाँ पे हमारे पास काफी स्टूडेंट्स वैसे एक्स्ट्रा ज्वाइन किए हैं। आप लोग में से कोई भी हिमाचल से नहीं है क्या? एक बार मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई सर हिमाचल। हूँ। हाँ बेटा। मैं हूँ हिमाचल से। तो आपको लिंक कैसे मिला बेटा? सर जो पुराना लिंक था उसमें से। फिर बाकी बच्चों का ज्वाइन कैसे नहीं हो रहा? और दिल्ली से है यहाँ पे कोई? दिल्ली से कोई यस बच्चा सर, है? मैं हूँ। ठीक है। और यस उत्तराखंड सर। से कोई बच्चा है? यूके से? यूके या एफआई फीडिंग इंडिया से कोई बच्चे हैं यहाँ पे? नहीं? अच्छा, तो फिर उनको लिंक नहीं मिला होगा। ओके, करते हैं शेयर उनके साथ। ऐसा जनरली होता नहीं है।
गुड इवनिंग डिम्पल, हैप्पी टीचर्स डे के लिए थैंक यू। आईडी नॉट रजिस्टर्ड ऐसा बोल रहे हैं, अच्छा। हो सकता है कि कुछ ग्लिच आ गया हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों का एक साथ ज्वाइन नहीं हुआ है, तो आई एम वेरी श्योर कि कुछ ग्लिच हुआ है। आईडी नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है, अच्छा। हम्म, ठीक है। लेट मी शेयर माय लिंक विद देम, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। ओके बच्चों, मैं आई एम टर्निंग ऑफ माय माइक एंड कैमरा। रुकना है ना, क्लास लीव मत करना, ठीक है। आई विल बी बैक आफ्टर 30 सेकेंड्स, ठीक है। ओके सर। क्लास लीव मत करना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्लास ज्वाइन हो गई क्या बच्चों? यस सर, अब होगी सर। ओके, ये जो नया वाला लिंक है उससे हुई है, ये मेरा वाला लिंक है एक्चुअली। यस सर। शेयर मैंने करवाया तो इससे हो गया होगा अब ज्वाइन, ठीक है। लेट अस वेट, a lot of other students are also joining, okay। काफी सारे बच्चों को लगता है कि ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आई होप अभी कर लिया। बट एक बार है ना डाउट ग्रुप में एक बार है ना अपना मैसेज शेयर कर दिया करो, जैसे आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज भेजते हो ना, उसमें स्टूडेंट आईडी नहीं भरनी पड़ी, डायरेक्ट हो गया। हाँ, वो कुछ लिंक्स होते हैं जिस पर डायरेक्ट हो जाता है, ये क्या मेरा लिंक है ना, टीचर लिंक होते हैं, कुछ अलग टीचर्स भी ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों को मैंने वो शेयर करवाया है, वो आपको शेयर किया है पीयूष ने। तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ सिचुएशन में फंस गए हो कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो या कोई और इशू आ रहा है, तो उसको है ना डाउट ग्रुप में जहाँ पे आप मैसेज भेज सकते हो ना, वहाँ पे शेयर किया करो, क्योंकि आप पर्सनली भेजते हो ना, तो हो सकता है कि मैं क्लास में हूँ तो आपका मैसेज देख नहीं पाया हूँ, है ना, ऐसा हो सकता है, तो उसमें भेजिए करो, ठीक है। अभी आई होप कि सबको मिल गया है लिंक। हाँ, पीयूष ने भेजा, ठीक है। गुड इवनिंग सना, गुड इवनिंग हिम्मत, थैंक यू सो मच, हैप्पी टीचर्स डे के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सर। जो हाँ बच्चे जोड़ रहे हैं क्या सर अब हिमाचल वाले? हाँ जी, अब आ गए हैं शायद, मैक्सिमम बच्चे आ गए हैं। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सो मच अभिषेक, कनिका, गुड इवनिंग, थैंक यू सना। ओके,
तो भाई टीचर्स डे का है ना, गिफ्ट चाहिए मुझे, और गिफ्ट सबको पता है कि क्या देने वाले हो तुम, है ना? क्या देने वाले हो भाई? चालू करते हैं पढ़ाई, जल्दी से बताओ। यस सर। क्या गिफ्ट दे, क्या गिफ्ट दोगे यार अपने टीचर को? मार्क्स। मार्क्स। मार्क्स? रिजल्ट? नहीं यार, ये सब नहीं चाहिए मुझे, मतलब चाहिए ये भी, पर तुम्हारे लिए चाहिए, ये मेरे लिए नहीं चाहिए। मेरे लिए चाहिए कि तुम अपना एफर्ट डालो बस पूरा लास्ट तक, है ना? दैट विल बी माई गिफ्ट। एटलीस्ट एफर्ट डालो, गिव अप मत करना, बिना लड़े मत हारना, है ना? एक बार अपना पूरा 100% दे देना इस एग्जाम को, इस तैयारी को, इस ईयर को, इस साल को 100%, और मे बी मोर देन दैट, आई डोंट नो इफ दैट एग्जिस्ट। टेक्निकली तो एग्जिस्ट करता नहीं है वो, और हम लोग सारे टेक्निकलिटीज वाले लोग हैं, है ना? हम लोग लॉजिक समझते हैं, है ना? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और इवन बाकी सारे लोग भी जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, समझते हैं टेक्नोलॉजी को, वो लॉजिक्स में बिलीव करते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती है जो लॉजिक से आगे होती हैं, जैसे कि ये, कि आपको अपना 100% से भी ज्यादा देना है। और ऐसा कब होता है? जब आप पुश करते हो खुद को उन दिनों में भी जब आप नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो वहां पे रोल आता है मेरा और बाकी टीचर्स का, कि आपको हम थोड़ा पुश करें, जो कि हम करते भी हैं, है ना? तो आप लोगों का गिफ्ट वो हो सकता है कि अगर आप देना चाहो टीचर्स डे का गिफ्ट, है ना, तो आप ये दे सकते हो कि आप अपना पूरा एफर्ट डाल दो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड इशू है, कोई और भी इशू है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही इस चीज की वजह से, या ये इन चीजों में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग शेयर करें। वी आर देयर फॉर यू 100%, है ना? लेकिन आप लोग अगर गिव अप कर दोगे बीच में, या ऐसा लगेगा आपको कि आप नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई कम कर दी है, क्वेश्चंस करना कम कर दिए, एनालिसिस बंद कर दिया है टेस्ट का, है ना, सो दैट वुड बी अ वेरी डिसएडवांटेजियस थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर यू एज वेल, फॉर मी एज वेल, राइट? सो ये एक चीज है दैट आई सीक फ्रॉम यू। तो ये अगर आप कर सकते हो, सो दैट वुड बी द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर गिफ्ट टू योर टीचर। ठीक है, सो ऑन दिस नोट चालू करते हैं क्लास आज की, राइट? शेयरिंग माई स्क्रीन। अच्छा, इस वीकेंड पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टेस्ट है फिजिक्स में, तो आई होप सबको पता होगा। गुड इवनिंग तमन्ना, गुड इवनिंग सुमन, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग किशोर, थैंक यू बच्चा। आप लोगों को पता होगा इस बार इस वीकेंड पे आप लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टेस्ट है। तो आप लोगों का रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा, आज हो जाएगा वैसे तो, थोड़ा बहुत अगर कुछ बचेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे उसको खत्म, ठीक है? सो आफ्टर दैट, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ऑप्टिक्स की अब, बिकॉज अभी कोई और टेस्ट नहीं है। स्कूल में अगर आपका चल रहा है तो वो आपको ऑब्वियसली उस चीज का पढ़ाई करनी है, लेकिन अभी आपका जो टेस्ट है यहाँ पे वो ऑप्टिक्स का है, और इस टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन आई होप कि करना चालू कर चुके होंगे। अगर नहीं करी है तो अभी कर लो, मैंने शेयर कर दिए मॉड्यूल्स, सबके पास होने चाहिए मॉड्यूल्स ऑप्टिक्स के, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने, ऑब्जेक्टिव्स वाले सारे कर लेना। कई सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स तो मैंने करा दिए हैं, बाकी जो नहीं हुए हैं वो भी आप कर लेना, ठीक है? और डीपीपी में से क्वेश्चन करने, तो डीपीपी और पीवाईक्यूज मैंने कर दिए थे शेयर, पर अगर नहीं मिले आप लोगों को तो मैं आज फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए दोबारा कि आप लोगों को क्वेश्चंस करने उस चीज से, डीपीपी से करने, और पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, ठीक है? अगले संडे तक, ये वाला जो संडे आने वाला है ना, 3 days यू हैव, 3 दिन भी नहीं बचे हैं अभी तो, वैसे 2 ही दिन बचे हैं। इसमें आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए आंसर सारे, जितने कर सकते हो उतने करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप कर सकते हो वो आप सॉल्व करो। कोई भी डाउट आ रहा है डाउट ग्रुप में पूछिए, क्लास में आप पूछिए, है ना, लेकिन क्वेश्चन जरूर कीजिए। चलो स्टार्ट करें बेटा, यस सर। स्टार्ट करें। यस सर। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद फ्यू क्वेश्चंस ओनली। ऑप्टिक्स में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, 70-80% तो आपका सिलेबस हो ही गया है ऑप्टिक्स का कंप्लीट। अब जो है वो थोड़ा सा पार्ट बचा एक तो थ्योरी का, और मोस्टली हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, राइट? सो आई एम गिविंग आउट फ्यू क्वेश्चंस, उनको ट्राई करो। स्क्रीन विजिबल है सबको? नहीं सर। यस सर है Screen- सर। यस सर। अभी दिख रही है? यस सर। ठीक है, इसमें हम MT2 नहीं लेते, इसमें हम केवल ऑप्टिक्स का लेते हैं, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन ट्राई करो यार। हॉरिजॉन्टल रे दे रखी, लाइट की इंसिडेंट हो रही है राइट एंगल प्रिज्म पे, प्रिज्म एंगल दे रखा है, प्रिज्म मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो प्रिज्म एंगल ए जो होता था उसको डिफाइन कैसे करते थे वो आप लोगों को याद आना चाहिए। नोट्स आपके पास है ही सही, अगर नोट्स की जरूरत पड़ रही है
यूज करो, कोई इशू नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व करो. You will be having 2 minutes for this question. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. And is my video visible? Am I visible also? Yes, sir. Okay, करो करो सॉल्व करो. बस नहीं हो पाया क्या? बेटा प्रिज्म की प्रैक्टिस करी थी क्या? हाँ, प्रिज्म की प्रैक्टिस करी थी हमने या नहीं कर पाए? No, sir. नहीं No, कर पाए. sir. बेटा मैंने बोला था ना, प्रिज्म तो पढ़ाया है ना? अच्छा पढ़ा तो है ना प्रिज्म, Yes, sir. है ना? Yes, sir. फॉर्मूला हम तो पढ़े हुए हैं, तो फिर उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए थे ना हमें. अब आप मेरे पे अगर रिलाई करोगे पूरी तरह से कि सर ही कराएंगे तभी करेंगे हम, तो अच्छी बात नहीं है. देखो मैंने संडे तक का आपको बोला था कि आप अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मत हाथ लगाओ, है ना? लेकिन उसके बाद तो क्वेश्चन करने थे हमें. 4 दिन हो चुके हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, आज कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी चाहिए ना बेटा. सारे अगर आप टॉपिक ही छोड़ दोगे पूरा, तो फिर उसके क्वेश्चन एकदम से नहीं आएंगे. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मैं समझाता हूँ. अगली बार से आप लोग करके आओगे, अगली क्लास में जब आओगे तो क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है? Yes, sir. कूल. क्वेश्चन क्या बोल रहा Yes, है? sir. क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारे एक प्रिज्म है, उसके ऊपर आपको लाइट इंसिडेंट करनी है. हॉरिजॉन्टल रे है ये. हॉरिजॉन्टल क्या होती है भाई? ये हो गई हॉरिजॉन्टल रे, है ना? ऑन द राइट एंगल प्रिज्म, राइट एंगल है, राइट एंगल बनाया प्रिज्म का, है ना? और ये वाला एंगल दे रखा है 6 डिग्री. ठीक है, प्रिज्म एंगल है ये. तो ए की वैल्यू है क्या? ये ए से डिनोट करते थे ना प्रिज्म एंगल को, याद आ रहा है? Yes, sir. है ना? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखी है म्यू इक्वल्स टू 1.5 प्रिज्म की. एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ रहा है. अब एक बात समझो, अगर हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट हुआ है तो नॉर्मल भी तो यही है. नॉर्मल भी तो यही होगा. इंसिडेंस जो है आपका, बात समझ में आ रही सबको? Yes, नॉर्मल से sir. कितना एंगल Yes, बना? sir. Yes, sir. आई इक्वल्स टू आर होगा, तो नॉर्मल से 0 डिग्री बना रहा है, तो ये तो एज इट इज निकल जाएगा सीधा सीधा. ऐसे निकल जाएगा ना सीधा. अरे रिफ्रैक्शन जो होगा इसका लाइट रे का, वो सीधा होगा, क्योंकि नॉर्मल से आपका एंगल ही कहाँ बना रहा है ये. अगर आपका नॉर्मल इस पे बनाओगे तो यही तो लाइन आएगी जिसपे इंसिडेंस हो रहा है आपका लाइट रे. नहीं समझ में आई बात? नहीं sir. No, sir. हमने क्या पढ़ा था कि जब आप किसी प्रिज्म पे लाइट इंसिडेंट करते हो, तो जो नॉर्मल होता है उस पे, जैसे कि नॉर्मल क्या बनेगा इस पे, ये बनेगा, है ना? इससे कुछ एंगल बनाता है ये, और ये लाइट, ये जो लाइट रे है ये बेंड हो जाती है अकॉर्डिंगली. यही बोला था, है Yes, ना? sir. तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको ही अगर आप अलोंग द नॉर्मल कर दो, तो आपका जो ये जो बैंड हो रही है लाइट, ये तो सीधी निकल जाएगी ना बेटा, नॉर्मल की तरफ ही चली जाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा है वो तो बराबर हो जाएगा. बात समझ में आई? थोड़ा बहुत रिवाइज किया था प्रिज्म का, या कुछ भी रिवाइज नहीं किया? अरे बोलो. Yes, sir. ठीक है, अब याद रखना, कोई बात नहीं. अगर आपका हॉरिजॉन्टल इंसिडेंस होता है तो आपका जो एंगल ऑफ वो होता है इंसिडेंस, वो रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाता है बेसिकली. यानी कि आपकी हॉरिजॉन्टल जब भी इंसिडेंस होगी तो सीधी निकल जाएगी. सीधी निकल जाएगी का मतलब क्या है? बेंड नहीं होगी लाइट, है ना? विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आपकी सीधी निकल जाती है. जब भी हम किसी रिफ्रैक्शन की बात करते थे, तो जो हमारी लाइट रे होती थी, अगर वो ऐसे जा रही है, तो ये डिपेंडिंग ऑन द रेयर या डेंसर, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, बेंड होती थी लाइट, है ना? या तो इधर चली जाती थी या इधर चली जाती थी.
अगर ये एंगल हम कम करेंगे और इसको कम करते करते हम नॉर्मल इंसिडेंस कर देंगे इसको, है ना, तो ये बेटा सीधी निकलनी चाहिए ना, ये तो ये बेंड होनी यस चाहिए, सर, है ना। तो सीधी सेम निकलती चीज है सर। प्रिज्म पे हो रही है, हॉरिजॉन्टल इंसिडेंस से तो वो सीधा निकल जाएगा, लेकिन यहां से इस पॉइंट के बाद रिफ्रैक्शन होगा, राइट, क्योंकि ये वाले साइड पे थोड़ी ना नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। ये बात समझ में आई सबको? ये वाला जो साइड है इससे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है क्या? यहाँ पे No, लाइट sir. बेंड हो जाएगी, यहाँ लाइट बेंड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे जब लाइट बेंड होगी आपकी, तो वो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस बनाएगी, राइट। तो क्या बन जाएगा ये, Yes, अगर sir. इसका हम बनाना चाहते हैं ड्राइंग, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इस पे, और जब लाइट बेंड होगी तो लेट्स से कि ये ऐसे डिफ्लेक्ट होके चली गई है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सीधी चली गई है, इसको हम थोड़ा सा टिल्टेड बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए आप। एक सेकंड रुको, ये जो लाइट रे है आफ्टर द डेविएशन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, थोड़ी सी ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, तो ये आपका बन गया कितना, एंगल ऑफ इमरजेंस ई, है ना। अच्छा, ये वाला जो एंगल है ए, ये किसके इक्वल होता था, R1 प्लस R2 के इक्वल होता था क्या? यस सर। R1 प्लस R2 के इक्वल होता था ए, ये तो याद होगा फॉर्मूला, यस सर। है ना। तो यहाँ पे R1 तो जीरो आ रहा है हमारा, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो जीरो है ना। अरे नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, जीरो तो बना रहा है। कोई भी लाइन, यस सर। कोई भी लाइन अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ओवरलैप दे तो वो ये वाली लाइन इससे कितना एंगल बना रही है, जीरो ही तो डिग्री बना रही है। ये बात तो समझ में आती होगी, नहीं आती? अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन उसके इंसिडेंस हो रही है परपेंडिकुलर, तो कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, राइट। Yes, अरे sir. यस सर। और आगे एक लाइन सर। अगर ऐसे जा रही है Yes, sir. और उसके ऊपर ही सुपर इम्पोज हो गई एक और लाइन, तो दोनों एक दूसरे से तो जीरो एंगल बनाएंगे ना बेटा, 0 डिग्री का, यस सर। है ना। तो वो यहाँ पे हो रहा है, तो आपका ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सेकंड R2, वो तो पूरा कितना हो जाएगा, ये वाला होगा R2, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा पूरा। इस फॉर्मूले से पता चला ना हमें ये बात। अरे एक एंगल अगर जीरो हो गया तो दूसरा एंगल कितना होगा, ए के बराबर हो जाएगा, 6 डिग्री, राइट, है ना। अब हम क्या लगा देंगे, अब हम लगा देंगे हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है। कौन से वाले के लिए, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। ये जो आपका सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ है ना, सेकंड वाला रिफ्रैक्शन, अरे फर्स्ट वाले में तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, हॉरिजॉन्टल रे थी, सीधी की सीधी चली गई, राइट। बेंडिंग हुई क्या लाइट यस की? सर। नो सर। सेकंड वाले में बेंडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, अप्लाइंग ऑन दिस इंसिडेंस, हम क्या लगा देंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ ही है वो चीज जो कि आपको आई आर ये सब निकाल के देगी। तो क्या होगा बेटा, स्नेल्स लॉ बताओ, n1 sin थीटा इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2, है ना। n1 क्या है, म्यू। अच्छा आपका अगर आप लेते हो n1 sin थीटा 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1.5 आपका दे रखा है प्रिज्म का, राइट, प्रिज्म यस का दे सर। रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 इंटू साइन इंटू R2 इक्वल्स टू 1.5 इंटू साइन इंटू ई, ठीक है। तो साइन इंटू ई क्या बन जाएगा, 1.5 इंटू 6 डिग्री। 6 डिग्री कैसे आया, क्योंकि अगर स्मॉल एंगल होता है, अगर स्मॉल एंगल होता है तो हम क्या ले लेते हैं, ये देखो ना यार, 1 इंटू बाहर अगर हम एयर अज्यूम कर रहे हैं तो बाहर तो हो जाएगा 1 इंटू साइन ई हो गया, है ना, और अंदर का है 1.5 मल्टीप्लाई बाय साइन आर या साइन R2, कुछ भी लिख लो, यही बनेगा ना स्नेल्स लॉ। तो यस सर। समझ में आया, है ना। तो जब साइन R2 लगाओगे आप, ये वाला जब आप सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे साइन 6 डिग्री। यहां तक समझ में आया? यस सर। R1 अगर 0 है तो R2 की वैल्यू होगी ना 6 डिग्री, तो हाँ या ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अच्छा, साइन थीटा में अगर थीटा स्मॉल होता है तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा हो जाता है क्या, यस सर। Yes, sir. और स्मॉल एंगल है यहाँ पे, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, साइन ई इक्वल्स टू 1.5 इंटू 6 डिग्री के अलावा, यानी कि साइन ई विल बी 1.5 इंटू 6 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। तो आपका साइन ई कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ, 9 डिग्री के अराउंड आ जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. है ना। और अगेन साइन ई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, ई, है ना, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अगेन। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना बन जाएगा, आंसर बताओ, 9. 9। So the answer is
9 डिग्री 9 समझ degree. में आया यस सर आ गया। ना? हमने यस क्या सर आ गया। इस लॉ लगाया सेकंड वाले केस में, और हमने एक और कौन सी कंडीशन यूज करी है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की। दूसरा हमें ये पता था कि अगर नॉर्मल से 0 डिग्री बना रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रेक्टेड रे भी वही सेम एंगल बनाएगी, सीधे हॉरिजॉन्टली निकल जाएगी, है ना। लेकिन आगे जाके सिंस राइट एंगल ट्राइंगल पे इंसिडेंट नहीं हुई है, वो सेकंड रिफ्रैक्शन, तो उसमें आपका डेफिनेटली कोई ना कोई बेंडिंग होगी लाइट की। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमारा निकल जाएगा A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 से, और एंगल ऑफ इमरजेंस हमें निकालना था, तो वो हम स्नेल्स लॉ से निकाल लेंगे। बात समझ में आई बेटा? हाँ यस तो सर। बोलो जल्दी से। यस Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है? आगे चलें, यस सर। है ना। थोड़े बहुत फॉर्मूले रिवाइज करो, बिकॉज अगर आप फॉर्मुलाज रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ाया हुआ है मैंने, देखो प्रिज्म पे ने पढ़ाया हुआ है। अब ये फॉर्मुले आपको बेसिक फॉर्मुले पता होने चाहिए बेटा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज फिर क्वेश्चन की क्या तुम देखोगे, सॉल्व होते हुए देखोगे, फिर उसमें इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती। थोड़ा बहुत आपको भी आना चाहिए, राइट। चलो आगे, थिन लेंसेज पे क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो। दो थिन लेंसेज है, फोकल लेंथ दोनों की एफ है, पर एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, ये दिया हुआ है ना। नीट 2023 में आया है ये क्वेश्चन। तुमको क्या पूछ रहे हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ रहे हैं दोनों की, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव अगर मिल गया तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। इसमें से क्या बोला हुआ है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना, और फोकल लेंथ दोनों की सेम है। आंसर बताओ चैट में। ठीक है, हिम्मत ने आंसर दे दिया है, बढ़िया। मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है, बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर दें भाई, जो भी आ रहा है, वॉट एवर द आंसर इज कमिंग अप। एक्सप्लेन कौन करेगा, हैंड रेज करो। एक्सप्लेन आंसर कौन करेगा अपना? अरे यार आंसर तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ऐसे तो कैसे, फिर तुक्का हो जाएगा, वरना तुक्का थोड़ी मारते हो तुम लोग, तुम लोगों को तो पता है ना लॉजिक्स। फिर एक्सप्लेन तो करो, कोई तो करो। नहीं, कम ऑन रेज योर हैंड्स। माइक वर्क नहीं करा। मुस्कान बताइए। सर यहाँ पे 1/f = 1/f1 + 1/f2 लगाएंगे। इसमें एक का नेगेटिव होगा, एक का पॉजिटिव। क्यों? सर क्योंकि कॉन्वेक्स का जो हमारा फोकल लेंथ आता है वो राइट साइड आता है, कॉन्वेक्टिव का लेफ्ट साइड आता है, हाँ, लेफ्ट साइड आता है, तो इससे नेगेटिव होगा। एंड सिंस जब उसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/0 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो इसका ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो 1/f इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f1 + 1/f2, है ना। ये जितने भी और भी लेंसेज हैं, अगर और भी होंगे तो उनको आगे भी ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे सिंस हमारे दो ही लेंसेज हैं, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, राइट, है ना। तो हम क्या लेते हैं भाई, इसका तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेते हैं, है ना, और इसका नेगेटिव लेते हैं, ये तो पता है ना सबको। तो ये क्या हो जाएगा, और Yes. अच्छा Yes, दोनों की sir. फोकल लेंथ सेम दे रखी है, तो ये 1/f + 1/-f ये हो जाएगा इक्वलेंट, है ना। तो ये 1/f - 1/f हो जाएगा। कितना आ गया ये, 1/0। अरे बात यस समझ में सर। आई? तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 1/0 आया बेटा, तो एफ इक्वलेंट कितना हो जाएगा, सॉरी 1/f इक्वलेंट अगर आपका 0 आया, तो एफ इक्वलेंट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। बात समझ में आई? Yes, sir. अगर 1/f इक्वलेंट आ रहा है 0, तो एफ इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, है ना। तो इनफाइनाइट आ जाएगी आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. का यस स्क्रीन चली गई क्या? Yes, sir. यस वेट कीजिए।
अभी दिख रही है क्या? नो सर। यस सर। यस सर, दिख रही है अब। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप लास्ट वाला समझ में आ गया होगा सबको, अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, इसकी रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर ईच। बाइकॉन्वेक्स है ना, तो दो ऑब्वियसली दो साइड है ना, दो कर्वेचर है, दोनों का आपको क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर ईच रेडियस दोनों की। इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5 देन द पावर ऑफ लेंस इज व्हाट? बहुत इजी क्वेश्चन है, चैट में आंसर करेंगे जैसे आंसर आता है। इजी क्वेश्चन है पर चैट में आंसर करना है। पावर निकालना मैंने सिखाया है, और उसके अलावा मैंने आपको फोकल लेंथ निकालना भी सिखाया है। जब दो कर्वेचर होते हैं और इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई होती है, तो फिर आपका फोकल लेंथ कैसे निकलता है वो आपको पता है। दो कर्वेचर का कंबाइंड फोकल लेंथ, यानी कि बाय कॉन्वेक्स या बाय फोकल, आपको लेंसेस का मैंने सिखाया है क्या निकालना, फोकल लेंथ निकालना इक्वलेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो जल्दी से एंड आंसर बताओ। चैट में आंसर करेंगे, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आई विल बी बैक इन 15 सेकंड्स, ओके। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सी आ रहा है या डी आ रहा है? बड़ा कंफ्यूज है सब लोग। कैसे सॉल्व किया एक बार बताओ। अच्छा, ऐसा है क्या?
लेंस मेकर फॉर्मूला याद है सबको? लेंस मेकर फॉर्मूला? यस सर। अच्छा, Yes, sir. बहुत ही बढ़िया बात। तो भाई क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू, बताइए। 1/1/u. देखो बच्चा, पावर निकालनी है तो ये तो 1/f होता है, ये सबको पता ही है, पता है ना ये तो, यस सर। Yes, sir. है ना। और इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी इस पूरे सिस्टम की, बाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि लेंस मेकर फॉर्मूला हमें दे देता है फोकल लेंथ, है ना। जब भी हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है या बाई फोकल लेंस होता है तो आपको दोनों कर्वेचर पता होती है, R1 और R2, है ना। और दोनों कर्वेचर की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? उसका कॉमन फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1, आगे बोलो, -1/R2, यही होता है क्या फॉर्मूला? यस सर। Yes. है ना। वैल्यूज पुट कर देते हैं अब तो, 1.5 -1, है ना। और इधर कितना हो जाएगा? 1/R1 1/20 माइनस ऑफ 1/-20। अरे यही लेते हैं ना, R1 को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, और R2 को Yes, नेगेटिव ले sir. लेते हैं। यही सिखाया मैंने शायद, है ना। कितना हो जाएगा ये? 0.5 यानी 1/2 लिख देते हैं इसको, इंटू 1/20 प्लस 1/20, कितना हुआ? सॉल्व करके बताएगा कोई? एफ कितना आ रहा है बेटा? 20 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? Yes, sir. 20 आ रहा होगा आई गेस, नहीं समझ में Yes, आया? sir. 1/20 प्लस 1/20, 20 एलसीएम लिया, ऊपर आ गया 1 + 1 2, 2 से ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट हो गया, तो 1/f आ गया 1/20, यानी f कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो पावर कितना हो जाएगा बेटा? 1/20 तो होगा, है ना। और 20 सेंटीमीटर में, लेकिन हम पावर किस में लेते हैं? मीटर में। डायप्टर में निकालने के लिए मीटर में लेना पड़ता है ना। तो कितना हो जाएगा? Yes, sir. +5 डायप्टर। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? Yes. आंसर इज सी ऑप्शन। कोई डाउट है क्या किसी को? बेटा जो डी मार्क कर रहे थे उनको समझ में आया? जो बच्चे डी बता रहे थे उनको समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री। एक बाउंड्री है, उन दोनों को ए और बी को सेपरेट कर देती है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है आपकी मीडिया में, कौन सी? ए और बी में, 1.5 × 10⁸ एक में, 2.0 × 10⁸ दूसरे में, मीटर पर सेकेंड। क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू मीडिया इज व्हाट? ये पूछ रहा है आपसे, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है आपसे, कितना होने वाला है इन लाइट रेस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? दो मीडियम से, एक ए और एक बी, दोनों के बीच में एक कुछ ना कुछ क्या है? कॉमन लाइन ज्वाइनिंग होती है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? ये ए है, ये बी है ना, और ये तुम्हारी प्लेन बाउंड्री हो गई जिससे ये सेपरेटेड है, राइट, है ना। तो जब आपका नॉर्मल पे कुछ ना कुछ थीटा होगा, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट करेगी, तो तुमसे क्या पूछ रहा है? थीटा सी। क्या पूछ रहा है? थीटा सी, जिसमें Theta. क्या ऐसे चला जाएगा ये अलोंग द लाइन, अलोंग द बाउंड्री, या फिर नीचे आ जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम बताओ पहले तो? along the boundary. अलोंग द बाउंड्री जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा TIR कब होता है? जब थीटा सी से, बोलो, Perpendicular. अरे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? ये अंदर की तरफ कब बेंड हो जाती है लाइट? जब एंगल IC से ग्रेटर हो। व्हेन आपका I विल बी ग्रेटर देन थीटा सी, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए? थीटा सी से भी बड़ा हो जाए, क्योंकि इक्वल्स टू पे तो वो अलोंग द लाइन चला जाएगा, है ना, नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। अरे रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाती है ना नॉर्मल से थीटा सी पे, तो क्रिटिकल एंगल पे तो, यस। है ना। जब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल आप डाल देते हो इंसिडेंट रे का, तो आपका रिफ्लेक्शन चालू हो जाता है, अंदर ही आने लगता है। तो अभी तो आपसे थीटा सी पूछा गया है, ठीक है।
चलिए भाई सॉल्व करिए, क्वेश्चन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, देखते हैं आप आंसर निकाल पाते हो कि नहीं। थीटा सी निकालना है बेटा, और मैंने तरीका बताया हुआ है थीटा सी निकालने का, अगर याद आ रहा हो तो। ऑप्शन बी आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है। यस सर। वेरी गुड, देखते हैं सही है या नहीं है। मुस्कान का ठीक है बेटा, अगर सॉल्व करना है, अगर 1 मिनट के अंदर आंसर नहीं आता है तो हम डिस्कस लिखा करेंगे, ठीक है? ये रूल है, सबको फॉलो करना है रूल। हाँ खुशी। डिस्कस करें, खुशी कुछ बोलना चाह रहे थे कि बेटा गलती से हो गया था क्या हैंड रेस? डिस्कस करें बच्चों? यस सर। डिस्कस करते हैं ना। चलो भाई, सबसे पहले हम लोगों को इसमें निकालना पड़ेगा म्यू ए और म्यू बी, यानी कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? राइट यस सर। है ना? अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ? 1.10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम ए में, और 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तुमको इंफॉर्मेशन केवल ये दी हुई है, राइट? तो तुम कैसे निकालते हो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कैसे निकालते हो? एब्सोल्यूट वाला, रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट वाला। सर सी बाय वी। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कितनी स्पीड है उस मीडियम में, यही निकालते हो। अरे भाई कोई मीडियम है, ये मीडियम है मेरा, मीडियम ए, ठीक है? इसमें मेरी लाइट गई, ये एंटर करी लाइट, तो इस मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है ना? स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम वी ए, वो वी ए हो गई। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है? सी होती है क्या? है यस ना? सर। तो भाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे होता है? जो म्यू ऑफ ए होता है वो डिफाइन ही ऐसे होता है ना कि भाई जो तुम जब वैक्यूम में लाइट को दौड़ा रहे हो तो मैक्सिमम वो अपनी स्पीड रख सकती है सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही होता है सी। अरे यही होता है ना? तो Yes, रिफ्रैक्टिव sir. इंडेक्स को हमने डिफाइन ही कैसे किया है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है किसी भी मीडियम की? कि जब स्पीड ऑफ लाइट को तुमने बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, है ना, वैक्यूम में दौड़ा दिया, तो वो जा रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की अच्छी स्पीड से। फिर तुम देखते हो कि भाई चलो ठीक है, वैक्यूम में दौड़ाया तो तुम काफी तेज चल ली लाइट, अब तुमको हम किसी मीडियम में दौड़ाएंगे और हम देखेंगे कि तुम तब कितना तेज जाती हो, है ना? तो लाइट ने बोला ठीक है, तो लाइट गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो लाइट ने बोला कि ठीक है मैं इतना जा पा रही हूँ ए में, तो फिर हमने बोला कि ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए की हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि तुम लाइट वैक्यूम के मुकाबले जितना इसमें चल पा रही हो वो तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी ए में, ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. है ना? Yes. ऐसे डिफाइन करते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, पढ़ा था हमने, राइट? तो क्या हो जाएगा भाई? म्यू ए कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही हो जाएगा। कितना आंसर आया? ये 2। अरे बात समझ में आई? 2, ये कट गया इससे, 1.5 से 3 कट गया 2 टाइम्स। वैसे इसका भी निकाल लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन बी, मीडियम बी। कितना आया ये? 3/2, 1.5। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अब टीआईआर अगर होना चाहिए, अगर टीआईआर होना चाहिए, यही बोल रहा है टीआईआर ही पूछा ना, क्रिटिकल एंगल अगर बोल रहा है बेटा
तो आपको TIR वाली केस ही तो है कि भी क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है ना जिसके बाद TIR चालू हो जाता है, राइट? Yes, sir. तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि डेंसर मीडियम कौन सा है और रेयर मीडियम कौन सा है, राइट? है ना? Yes, sir. तो डेंसर ए होना चाहिए, Yes, sir. रेयर बी होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. है ना? तो हम ए से बी जा रहे हैं, हम कहां से कहां जा रहे हैं? ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, है ना? तभी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, देखो अदरवाइज ये ऊपर जा रही होती, है ना? पर ये तो नीचे जा रही है। पास समझ में आ रही है सबको? ये तो बाउंड्री की तरफ जा रही है क्योंकि बी रेयर मीडियम, अगर बी डेंसर मीडियम में होता तो ये नॉर्मल की तरफ जा रही होती, है ना? तो थीटा सी हमारा बनता ही नहीं, बनता क्या थीटा सी फिर? अरे थीटा सी बनता क्या फिर? नहीं बनता ना, है ना? जबकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है थीटा सी के बारे में। अच्छा थीटा सी होता है डिफाइन में से हर एक मीडियम के लिए, दो मीडियम्स के लिए, लेकिन फिर वो अचीव नहीं हो पाएगा। थीटा सी एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अचीव हो रहा है, ये बोल रहा है थीटा सी निकाल के दिखाओ हमें। तो यानी कि ए है डेंसर मीडियम, बी है रेयर मीडियम। चलो भाई कैसे निकालते हैं बेटा? थीटा सी निकालने का तरीका क्या होता है, कौन बताएगा? स्नेल्स लॉ से निकालते हैं क्या? हाँ मुस्कान, मुस्कान को इसमें yes, sir. Sir, इसमें साइन इनवर्स NR अपॉन में RD NR ND नहीं लगेगा? बेटा वही फॉर्मूला आता कहाँ से है वो? तो यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। डिराइव करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप समझो बात को। हम अगर बेसिक चीज समझते हैं तो हम फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेसिक चीज समझनी जरूरी है। वो फॉर्मूला आया कहाँ से? स्नेल्स लॉ से तो आया है Yes, sir. है ना? तो स्नेल्स लॉ लगाओ बिंदास, फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगाओ, मुझे दोनों ही चीजों में इशू नहीं, तुम्हारी इच्छा हो जो लगाओ। मैं स्नेल्स लॉ यूज क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग ये समझ सको कि भाई ये मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं लिख दिया है फॉर्मूला। हर पॉइंट पे जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो तुम फॉर्मूला रटने की टेंडेंसी रखोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? जब भी मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हर पॉइंट पे तो तुम्हारा ब्रेन इस तरह से फंक्शन करेगा कि हमें फॉर्मूला रटना है, जबकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन करते हो तो आप आने वाले 10 नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब आप फॉर्मूला रट के क्वेश्चन करते हो तो फिर आप उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को ही कर पाते हो, फिर आप कोई नया क्वेश्चन बन जाता है तो उसको नहीं कर पाते। डिफरेंस समझ रहे हो दोनों मेंटेलिटी में? Yes, sir. ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। n1 sin थीटा इक्वल्स टू n2 sin थीटा। तो n1 क्या हो गया यहाँ पे? म्यू ए, है ना? ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा इसमें साइन थीटा यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना बनाने को बोल रहा है हमें? ये थीटा सी बनाने को बोल रहा है, राइट? थीटा सी बनाने को बोल रहा है ना, Yes, क्रिटिकल sir. एंगल। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू बी इंटू साइन आर। साइन आर यहाँ पे मेरे ख्याल से तो 90 डिग्री है, बाकी तुम बताओ, Yes, sir. 90. है ना? कितना हो गया ये? म्यू ए की वैल्यू रख दो 2, साइन थीटा सी तो हमें निकालना ही है, इक्वल्स टू म्यू बी कितना है 1.5 और साइन 90 हो गया आपका साइन आर। ठीक है, ये तो 1 हो गया। तो साइन थीटा सी कितना आया? 1.5 अपॉन 2 आया क्या? Yes, sir. 0.75 आया क्या? Yes. तो थीटा सी कितना हो गया? साइन इनवर्स 0.75। आंसर आया सबका? बी ऑप्शन। Yes, sir. Yes. Yes. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नहीं? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नीट में आया हुआ है 2021 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। एंगल ऑफ इमरजेंस निकालनी है आपको। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से अगर आप देख सकते हो कि आपकी जो लाइट है वो आपकी जो प्रिज्म की सरफेस है उससे कितना एंगल बना रही है, और उसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखी है क्लास की। तो अगेन एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, निकाल के बता दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से √3, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1, जिससे लाइट रे आ रही है ना एयर, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना 1। R1 बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से कितना है। अच्छा ये जो 60 डिग्री है ये एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है, जो 60 डिग्री है वो एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बेटा?
एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 30 डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री, क्योंकि आपका जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, याद करो एक प्रिज्म जब हम लेते थे तो जिन दो साइड से रिफ्रैक्शन हो रहा होता था, जैसे लाइट रे ऐसे गई, बेंड हुई, फिर वापस ऐसे चली गई, है ना, तो कौन सी साइड से रिफ्रैक्शन हुआ? इस साइड से और इस साइड से, राइट। तो ये दोनों साइड्स जहां पे मिल रही हैं वो वाला होता है ना एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हाँ या ना, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे जब लाइट रे आएगी ये सीधी आ जाएगी पहली बात तो, अगर नॉर्मल इंसिडेंट हुई है यहाँ पे इस वाली साइड पे टकराएगी क्या बेटा? अरे इस वाली साइड पे टकराएगी ना, और इसके बाद ये बेंड हो जाएगी, कुछ ना कुछ बेंड हो जाएगी ना, एंगल ऑफ इमरजेंस बना देगी। समझ में आ रहा है बात? तो Yes, sir. इन दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कहाँ पे जाके मिल रही है? यहाँ पे। तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। कितना आ रहा है ये? 30 डिग्री। कैसे आया? ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ए कितना होता है भाई? R1 प्लस R2। तो ए कितना हो जाएगा? 30 डिग्री इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 कितना है? 0, तो R2 कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये मैं तुम्हें R2 निकाल के बता दिया है, बाकी तुम सॉल्व करके दिखाओ मुझे अब कितना आंसर आएगा ई का। मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। अब आंसर बताओ। Sir, option A. ऑप्शन ए आ रहा है। Yes. करें, डिस्कस करें, सॉल्व करें। Sir. क्या लगाएंगे बेटा? वही स्नेल्स लॉ लगा देंगे। Yes, sir. स्नेल्स लॉ लगा देंगे, है ना। 1 इंटू साइन ई इक्वल्स टू √3 इंटू साइन 30। ये आएगा ना, 1 इंटू साइन ई इक्वल्स टू √3 इंटू साइन 30। अरे बेटा यही तो होता है, इस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पे लगाओगे ना n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2, है ना। एक तो n है एयर का, 1 हो जाएगा। एक आपका प्रिज्म का है जो कि √3 दे रखा है। एयर वाले में इमर्जेंट रे है तो उसके साथ में लिख देंगे, और प्रिज्म वाले में रिफ्रैक्टेड रे है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख देंगे। अभी अभी निकाला है 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? साइन ई √3 इंटू, बोलो 1/2 One. साइन कितना होता है? 1/2। ई कितना आ गया? यस 60 डिग्री, है ना, यस यस सर क्योंकि साइन ई अगर √3/2 है तो ई कितना है? 60 डिग्री। क्या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर आगे चलें। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर क्वेश्चन है, ये सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यस सर ठीक है, करो। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सरफेस इज डबल्ड ऑफ द अदर, फाइंड द रेडियाई इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है और तुमको बोल रहा है कि रेडियाई निकालना है। आई गेस हो जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। लेंस मेकर फॉर्मूला याद करेंगे। म्यू रिलेटिव था उसमें, याद रखना म्यू रिलेटिव था, है ना। अभी तक μ-1 लिखते थे हम कैजुअली, क्योंकि हम रिलेटिव हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, अभी पड़ रही है जरूरत। ये बात समझ में आई सबको? अभी पड़ रही है जरूरत। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है एक सरफेस का, दूसरे सरफेस से डबल। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि रेडियाई बता दो कितना आने वाला है ना।
तो तुमको क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का, लेंस के मटेरियल का 1.5। तो लेकिन बाहर कहाँ से रही है लाइट रे? बाहर से, एयर से आ रही है। और बाहर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एयर का कितना होता है? 1। ठीक है, तो आप डायरेक्ट म्यू रिलेटिव -1 या म्यू -1 करोगे तो गलत नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन लिखना आपको हमेशा ऐसे ही है, म्यू रिलेटिव -1, यानी कि 1 के कंपैरिजन में 2 में कितना चेंज आया। R1 आ रहा है इतना, R2 आ रहा है इतना, ठीक है, सही है बेटा। करें, डिस्कस करें। R1 R2 निकाल लेते हैं आपको, बढ़िया। डिस्कस करेंगे बेटा। यस सर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी आ रही है? डबल 1/f। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू रिलेटिव -1, यानी कि μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यही होता है फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला है ना। 1/f कितना दे रखा है? 25। पूरा डबल कॉन्वेक्स जो लेंस जो है उसकी आपकी कितनी है रेडियई? 25 है ना। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.5 तो हो गया आपका लेंस का, -1 हो गया एयर का, और डिवाइडेड बाय 1 वही एयर का, है ना। इधर क्या आ जाएगा? 1/R1, अगर मैं रेडियस लेता हूं R, एक सरफेस की मैं रेडियस लेता हूं R, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/R माइनस 1 अपॉन, क्या लिखूंगा अब तुम लोग बताओ? -1/2R। ये हो जाएगा क्या? यस सर। है ना। R2 तो नेगेटिव लेते हैं, पहली बात तो नेगेटिव हो गया, है ना। और क्या बोल रहा है ये कि R2 जो है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ R1, यही बोल रहा है शायद। अरे यही बोल रहा है ना, डबल ऑफ द अदर, डबल ऑफ द अदर, है ना। तो कितना हो गया सॉल्व करके बताओ? 1/25 इक्वल्स टू 1/2। 1/2 क्यों लिखा? 1.5 माइनस 1 कितना हो गया? 0.5, है ना। और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 1/R प्लस 1/2R, यही आएगा। अरे यही आएगा ना, 1/R प्लस 1/2R। तो 2R आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, है ना। ऊपर आ जाएगा 2 + 1, 3 हो जाएगा। तो R कितना आ जाएगा इससे? कैलकुलेट करा किसी ने? बताओ। 18.75। 18.75 मीटर, 18.7 सेंटीमीटर, सॉरी, है ना। अब अगर R इक्वल्स टू ये है तो ये R1 बोल देते हैं, R इक्वल्स टू R1 बोल देते हैं लेट से। तो R2 कितना हो जाएगा बेटा? 37.5 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो आंसर कौन सा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। ऑप्शन सी। पक्का? यस यस सर। सी ऑप्शन इज राइट। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आप लोग ले सकते हो होमवर्क में, क्योंकि थोड़ा सा हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, है ना। सो आई एम गिविंग आउट फ्यू क्वेश्चंस इन ये, जैसे बाइफोकल वाला वही इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। इसमें आपके 3 लेंस बन जाएंगे, एक तो ऐसा कुछ बनेगा, है ना, एक बीच में ऐसा कुछ बन जाएगा बाई कॉन्वेक्स, और एक तरफ बन जाएगा ऐसा प्लानो कॉनकेव, 2 प्लानो कॉनकेव बन जाएंगे और एक बाई कॉन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों का आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, निकाल लोगे भाई? कर लोगे ना ये क्वेश्चन तो होमवर्क में? ठीक है, आगे चलें। ओके, तो कुछ बेसिक चीजें जो हमने पढ़ी थी 10th क्लास में, हम उनको रिपीट कर रहे हैं ताकि एक बार हम देख के जाएं, है ना, इग्नोर नहीं करें। तो ये पढ़ा है ना बेटा सबने, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा था ना 10th क्लास में। जैसे कि इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं कि भाई जो सन राइज करता है, द सन राइजेस बिफोर इट एक्चुअली राइजेस, एक्चुअली राइज करता भी नहीं है सन, और हमें ऐसा लग जाता है राइज कर गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लाइट रे आपके जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऊपर की तरफ डेंसिटी उसकी कम होने लगती है ना। होराइजन से जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होगी ना। अरे Yes. एटमॉस्फेयर जो होता है बच्चों, ये अर्थ है तुम्हारी, यस सर। इसमें जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ये जितना दूर जाते हो आप अर्थ की सरफेस से वो घटती है ना, यस सर। है ना। ये कम यस सर। जाते हैं, है ना, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लाइट रे बेंड हो जाएगी। अरे रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर जाएगी ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसकी वजह से क्या होता है? लाइट रे बेंड हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि लाइट रे ऊपर से आ रही है जबकि वो नीचे से आ रही होती है ना।
तो ऐसा लगता है कि सनराइज कर चुका है ऑलरेडी, जबकि वो अभी भी होराइजन के पास होता है। अब ये इतना ज्यादा नहीं होता, ऐसा मत सोचना कि सर आप तो बोल रहे हो कि सन यहाँ पे है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अर्थ की सरफेस पे, तो लाइट ऐसे बैंड होके हमारे आंखों में आ जा रही है। ऐसा नहीं होता, होराइजन के बहुत ही क्लोज होता है आपका सन, बहुत क्लोज, है ना, बहुत ही क्लोज होता है, ऑलमोस्ट आ चुका होता है। तो उसके से लाइट रेज जो आएंगी वो हर तरफ जाएंगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, है ना। अरे लाइट रे तो हर डायरेक्शन में जाएगी ना बेटा, है ना। लेकिन जो लाइट रे बिल्कुल इसके ऑलमोस्ट पैरेलल चलेगी, वैसा थोड़ा सा बेंड हो जाएगी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, और ऐसा लगेगा कि वो ऊपर उठ गया है थोड़ा सा, है ना, और वहां से आ रही है लाइट रे। तो क्या रीजन होगा इसका, अगर कोई पूछे एग्जाम में तो एटमॉस्फेरिक, अरे बोलो, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और सेम रीजन की वजह से सनसेट होता है ना तब भी वही, क्योंकि वो सेम चीज हो जाएगी ना, जब लाइट रे, जब सन ऑलमोस्ट सेट होने वाला होगा तो अगेन एक तरफ तो हो जाएगा आपका क्या चीज, रेयरर और डेंसर वाला डिफरेंस आ जाएगा ना, रेयरर हो जाएगा एक तरफ हो जाएगा डेंसर, है ना। तो लाइट रे फिर से बेंड होना चालू हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी सन एक्चुअली सेट होगा नहीं, हमें पहले ही ऐसा लगेगा, एंड सेट्स आफ्टर इट एक्चुअली सेट्स, हमें लगेगा पहले ही सेट हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो थोड़े टाइम बाद सेट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये समझ में आई सबको? आगे चले। यस सर। तो और भी कुछ चीजें, जैसे कि सन ओवल शेप का लगता है एट द टाइम ऑफ इट्स राइज एंड सेट। अगेन दोनों टाइम पे क्या होगा, आपका सन है मान लो ऐसे, तो इसका जो टॉप एज है और इसका जो बॉटम एज है, क्या दोनों एज के बीच में एक अच्छा खासा डिफरेंस होगा, राइट। जो टॉप एज है उस पे जो आपका एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है या डेंसिटी जो है, और नीचे वाले एज पे जो डेंसिटी है, दोनों सेम थोड़ी रहेगी बेटा, अलग अलग रहेगी ना ये दोनों। अरे बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? तो इसकी वजह से क्या सर रिपीट कर दो। जो आपका सर्कुलर है, मान लो एक सर्कुलर इमेज बन रहा है मान लो सन का, है ना, तो आपका जो टॉप एज है सन का और जो बॉटम एज है, दोनों पार्टिकल्स मान लो, एक पार्टिकल ऊपर एक पार्टिकल नीचे, तो जो टॉप एज से लाइट रेज आ रही है आपकी आंखों में, वो एक अलग डेंसिटी से आ रही है, और जो बॉटम एज है उसकी वजह से अलग डेंसिटी से आ रही है, तो एग्जैक्टली उसका सर्कुलर नहीं लगेगा ना शेप, एक्सटेंड हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब आई समझ में बात? यस सर। है ना, एग्जैक्टली जहां पे वो सिचुएटेड है, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, वहां से नहीं आएगा, लाइट रे बेंड हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि वो सर्कुलर नहीं है, थोड़ा ओवल शेप का है, ऐसा दिखता भी है। सनराइज जब राइज कर रहा होता है तब भी और जब सेट हो रहा है तब भी, इसको ध्यान से देखना, ऐसा लगेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो सन को राइज और सेट होते वक्त, तो आपको दिखेगा ये ओवल शेप का। ऐसे ही जब स्टार ट्विंकल करते हैं, ये वाली भी बात पता होगी सबको, कि जब स्टार ट्विंकल करते हैं यस सर। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ट्विंकलिंग लगती है। वो एक्चुअली होता है क्या ट्विंकल? नो सर। नो सर। ट्विंकल ट्विंकल नॉट अ लिटिल स्टार। लिटिल स्टार। एक्चुअली में कोई ट्विंकल ट्विंकल नहीं होता है ना, इट इज ऑल एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दैट इज कॉजिंग द ट्विंकलिंग। पता है ना सबको ये रीजन। एक स्टार जो होता है, स्टार देखो ऐसा बनता नहीं है, ये जो हम स्टार बनाते हैं ना ऐसे, एक्चुअली में स्टार ऐसा होता नहीं है, ये तो पता है ना सबको। यस यस सर। सर। स्टार भी ऐसे स्फेरिकल माना जाता है, एग्जैक्टली स्फेरिकल भी नहीं होते, पर जैसे अदर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं वैसे ही माने जाते हैं। कुछ अलग भी शेप हो सकता है उनका, पर क्लोज टू स्फेरिकल होता है, क्लोज टू स्फेरिकल, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता जैसा हम बनाते हैं, बचपन से बनाते हुए आए हैं, है ना। तो जब इससे ऑब्वियसली लाइट आ रही होती है, हम तो यहाँ पे अर्थ पे हैं और इससे लाइट आ रही है, तो ये लाइट रे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से बेंड हो जाएगी ना थोड़ी सी, तो हमें लगेगा कि आ कहीं और से रही है, जबकि आ कहीं और से रही होती है ना। एक्चुअली में वो कहीं से और से आ रही होती है। तो जब अलग जगह से आ रही होती है तो ऐसा लगता है कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है लाइट ने। तो लाइट के डिफरेंस ऑफ एंगल की वजह से या फिर डिफ्लेक्शन की वजह से तुम्हें क्या लगता है कि स्टार जो है वो ट्विंकल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, है ना। वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है जो आपका फेल करा रहा है, ऐसा अपेरेंट पोजीशंस की वजह से ऐसा लगता है ना। तो ये बचपन में मुझे तो लगता था कि ट्विंकलिंग असली चीज है, पर बाद में मुझे पता चला कि ट्विंकलिंग का ये रीजन होता है। अभी आप लोगों को भी 10th में पता चल गया होगा शायद ये, है ना। यस सर। ये ना पता, चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा ये बात पता है सबको कि
जो स्टार होता है वो बहुत ही दूर होता है, काफी डिस्टेंस पे होता है, इसलिए ये Yes. ट्विंकलिंग जैसा लगता है, यस इसलिए ऐसा लगता है कि ट्विंकलिंग हो रही है ना। कोई अगर क्वेश्चन ये पूछे कि व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट से भी तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। मान लो कोई प्लैनेट है, बहुत दूर से उससे लाइट आ रही है, तो फिर उससे क्यों नहीं लगता कि वो ट्विंकल कर रहा है? क्योंकि उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, जबकि स्टार तो हमारे बहुत दूर दूर है। पता है ना ये बात, स्टार हमारे बहुत दूर दूर है, गैलेक्सी में जो यस स्टार सर यस सर। है ना। तो जब इतनी डिस्टेंस से कोई लाइट आ रही होती है, तो उसका जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, जो बेंडिंग होती है, वो सिग्निफिकेंट होती है। सिग्निफिकेंट यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हमें दिख जाए, ऐसा लग जाएगा ट्विंकलिंग है। जबकि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन प्लैनेट से आने वाली लाइट का हो रहा होता है, वो इतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा, एक और रीजन है, प्लैनेट क्या अपनी खुद की लाइट एमिट करता है क्या? नो सर। नो सर। नो सर सन से आ रही होती है, सन या स्टार है जो भी है, कहीं और से आ रही होती है ना, मेनली सन से आती है। ठीक है, तो सन से रिफ्लेक्टेड लाइट आती है, तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। जबकि स्टार मोस्ट प्रोबेबली, मोस्टली, ऑलमोस्ट सारे स्टार्स है ना, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, खुद लाइट एमिट करते हैं। यस सर यस अरे पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैं तो बता रहा हूँ। पता है ना ये बात तो, कि लाइट जो आती है स्टार की, वो खुद की होती है। यस सर। किसी से ऐसे Yes, नहीं sir. बोरो नहीं करता, वो उधार नहीं लेता, है ना, खुद की होती है उसकी। तो वो खुद की लाइट होगी तो इंटेंसिटी भी अच्छी खासी होगी, तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपको सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है, और बेंडिंग आप हो जाती है अच्छी खासी, इसलिए आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है। और जो स्टार है, उसके बारे में एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ऐसा हो सकता है कि जो स्टार आपको दिख रहा है ट्विंकल करता हुआ या नॉर्मली भी, वो स्टार एक्चुअली में डेड स्टार हो गया हो, मर गया, वो स्टार खत्म हो गया हो, कोलैप्स हो गया हो, ऐसा हो सकता है। ये बात पता है? यस सर जो स्टार आपको दिख रहा है, एक अभी जो रात को देखोगे, कभी ऊपर जाके आप देखना छत पे या जो बाहर देखना, तो आपको स्टार दिखेगा, है ना, या तो ट्विंकल करता हुआ दिख रहा है या नॉर्मली भी दिख रहा है। तो चांसेस हैं ऐसा कि वो जो स्टार तुमको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो गया वो। और रीजन क्या है इसका? क्योंकि लाइट इतनी दूर से आ रही होती है कि जब तक वो आपके आंखों तक पहुंचेगी, तब तक बहुत लाइट ईयर्स निकल चुके होंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स निकल चुके होंगे। और उतने सालों में वो स्टार एक्चुअली में उस टाइम पे खत्म हो चुका होगा। तो वो लाइट तुम्हारी अब आ रही है आंखों में, वहां से तो वो बहुत पहले निकल चुकी है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर मेरे को तो बहुत Yes, sir. फैसिनेटिंग लगी थी ये, जब मेरे को पता चला था। पता कैसे चलेगा मरा हुआ है? बेटा जो लाइट की स्पीड होती है ना, और जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, उसकी बेसिक्स पे हम कुछ कैलकुलेशंस कर पाते हैं। वो उतनी हाई लेवल की फिजिक्स अभी हमने पढ़ी नहीं है, अभी हमारे काम की भी नहीं है, लेकिन वो लेबोरेटरीज के थ्रू हम पता कर पाते हैं ऑलमोस्ट, कि किसी स्टार की जो लाइट, हम ये भी बता सकते हैं, पता है इनफैक्ट, कि स्टार जो है, जो हमें दिखते हैं खासकर, उनकी लाइफ स्पैन कितना रहा होगा, कितने साल तक वो जिए होंगे, ये भी हम पता कर सकते हैं, है ना। तुमने तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा है कि सर ये पता कैसे चलेगा कि वो डेड है या नहीं है। हम तो ये तक पता कर सकते हैं कि कितने साल जी लिया होगा वो, है ना, कितने लाइट ईयर्स सर्वाइबिलिटी रही होगी उस स्टार की, है ना, ये भी हम बता सकते हैं। तो ये सब हायर लेवल की फिजिक्स है, कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होती है। काफी फैसिनेटिंग चीज है फिजिक्स, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकलिटी होती है, साइंस के हम बहुत क्लोज आ सकते हैं। जैसे बायो में भी हम ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी को समझ सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अलावा दूसरे भी चीजों पे, ऑब्वियसली प्लांट्स, एनिमल, सब कुछ हम पूरा इकोसिस्टम समझ सकते हैं। वैसे फिजिक्स में भी हम प्रैक्टिकलिटी रखते हैं, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। चलो आगे चलते हैं। समझ समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस आगे चलते हैं बच्चों। टीआईआर पढ़ चुके हैं हम सब लोग, फिर से रिपीट करने की जरूरत है क्या टीआईआर को? No, sir. है ना, पता है ना सबको, लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, और एक पॉइंट आता है, एक एंगल आता है, जिसमें कि लाइट रे आपकी नॉर्मल से परपेंडिकुलर बना लेती है। उस एंगल को बोलते हैं थीटा सी, है ना, क्रिटिकल एंगल। उस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है क्या, है ना। और फिर अगर आप आई को थीटा सी से भी बड़ा कर दो, तो आपका क्या हो जाता है? टी आई आर। पूरा जो हो आपकी लाइट रे होती है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, इसको बोलते हैं टी आई आर। इसके एप्लीकेशंस पूछेंगे आपसे, इनको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर्स और ग्लिटरिंग डायमंड्स, थोड़ा मैं डायमंड्स के बारे में जैसे बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। डायमंड जो होता है बेटा,
वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, देखा होगा सब लोगों ने, मतलब ऐसे लाइव देखा नहीं देखा हो, फोटोज में तो देखा होगा ना डायमंड। Yes, sir. यस सर। तो उसमें क्या होता है, TIR होता है, और उसमें डायमंड में क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसका क्रिटिकल एंगल बड़ा छोटा होता है, यानी कि 24 डिग्री एयर के कंपैरिजन में, अगर लाइट रे एयर से आ रही है तो मात्र 24 डिग्री पे TIR दिखा देता है। केवल अगर 24 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस रखोगे, अगर तुम तो क्या रखोगे, लाइट अपने आप आएगी मतलब, अगर तो TIR हो जाएगा उसमें केवल 24 डिग्री पे। क्रिटिकल एंगल ही बहुत छोटा है उसका, मतलब 24 से ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा रखोगे तो TIR जब भी होगा तो उससे क्या होगा बेटा, लाइट रे आई, उसका TIR हुआ, तो ये रिफ्रैक्शन की जगह क्या अंदर की तरफ चला गया पूरा, है ना। और अंदर मल्टीपल जब भी टकराएगी फिर से अंदर रिफ्लेक्शन हो गया, फिर टकरानी, फिर रिफ्लेक्शन हो गया, बार बार रिफ्लेक्शन होगा क्या, अरे बार बार रिफ्लेक्शन होगा ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे TIR की वजह से। बात समझ में आ रही है ये वाली, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो बार बार रिफ्लेक्शन होगी तो लाइट ऐसा नहीं लगेगा कि डायमंड के अंदर ट्रैवल कर रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है डायमंड के अंदर, है ना, लाइट ट्रैवल करती दिखेगी। तो जो लाइट ट्रैवल करती दिख रही है वो तुमको ऐसा लगता है ऑब्वियसली कि ये ग्लिटर कर रहा है, चमक रहा है, जबकि वो तो लाइट का इफेक्ट है। क्या है वो, लाइट का इफेक्ट है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से ऐसा लगता है आपको कि वो चमक रहा है। तो डायमंड इसलिए बड़ा प्रेशियस माना गया, पहले भी जब लोगों को TIR वगैरह पता नहीं था, फिजिक्स ने इतनी तरक्की नहीं करी थी, पर डायमंड तो एग्जिस्ट करते ही थे, है ना, TIR तो उनमें हो ही रहा था। तो लोग ऐसा समझते हैं कि डायमंड कितनी बढ़िया खतरनाक चीज है भाई, चमकता है तो ग्लिटर करता है, कोई ऐसा एलिमेंट जो कि चमक रहा है, कोई ऐसी चीज जो चमक रही है ना, बहुत ज्यादा ग्लिटर कर रही है, तो ये तो तभी बहुत प्रेशियस माना गया उसको, क्योंकि ये बहुत रेयर भी होता है ना, इसकी फॉर्मेशन ही बहुत रेयर होती है। कार्बन का आइसोटोप पढ़ा है ना सबने, कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े, Yes, sir. Sir, allotropes. एलोट्रॉप, सॉरी एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स पढ़े हैं ना कार्बन के। तो उसमें Yes, sir. बाकी जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, है ना, फुलरीन हो गया आपका, और कौन सा होता है बताओ डायमंड के अलावा, Graphite. ग्रेफाइट Graphite. हो गया, है ना। तो ये काफी सारे बहुत ही अलग अलग यूनिक एलोट्रॉप्स थे, लेकिन डायमंड एक ऐसा था जो काफी रेयर था, मिलता ही नहीं था, क्योंकि उसमें TIR होता था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों अप्लाई कर सकते हो आप, है ना, कि केमिस्ट्री ने तो हमें ये बताया कि कितना रेयर है, उसकी कॉम्पोजिशन कितनी रेयर है, और फिजिक्स ने हमें बताया कि TIR जैसे ऑप्टिकल फिनोमेनास उसमें हो रहे हैं, इट इज मेकिंग इट यूनिक इवन मोर, है ना। ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर भी होती है बच्चों, काफी ज्यादा सिग्नल ट्रैवलिंग के लिए, है ना, लाइट के ट्रैवलिंग के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है ये। तो इसको भी काफी एक इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, इसमें भी TIR शो होता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। इसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक ऐसा पाइप आप क्रिएट कर देते हो, बना देते हो, जिसमें कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो, ताकि आपकी जो लाइट है, लाइट एनर्जी है, वो वेस्ट ना हो। क्या ये बात समझ में आ रही है, अगर मैं एक ऐसा पाइप बना दूं Yes, sir. लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो लाइट एनर्जी वेस्ट होगी क्या मेरी, नहीं होगी, काफी कम बच जाएगी, मतलब वेस्टेज तो होगा, बहुत कम होगा, है ना। अदरवाइज तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन के थ्रू वेस्ट हो जाती है, लाइट रे मैंने डाली, बाहर रिफ्रेक्ट हो गई, थोड़ी अंदर चली गई, तो लाइट एनर्जी वेस्ट होगी ना, सिग्नल मेरा जो भी है लाइट एनर्जी के फॉर्म में भेजूंगा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हैं। अच्छा, वाइट स्काई ब्लू, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है, स्कैटरिंग की वजह से होता है, पढ़ा हुआ है ना, तो 10th क्लास में लाइट जो है Yes. यस सर। Yes, sir. स्कैटर करता है, उसकी वेवलेंथ ही ऐसी होती है कि वो सबसे ज्यादा स्कैटर कर जाता है ना। और हमारी आईज, दो रीजंस होते हैं, एक तो उसकी स्कैटरिंग भी काफी अच्छी होती है, और एक हमारी आईज जो होती है रोड्स एंड कोन से मिलके बनी होती है, पता है ये बात, आईज में हमारे रोड्स एंड कोन, Yes, sir. है ना। तो आपकी आईज भी ब्लू कलर को ज्यादा डिटेक्ट कर पाती है, दोनों रीजंस होते हैं। तो स्कैटरिंग मेन रीजंस आप लिख के आओगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्काई ऐसा लगता है ब्लू है। तो ऐसा तभी हो पाता है जब एटमॉस्फेयर हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही तो हो पाता है स्कैटरिंग, राइट। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, वही तो रिजल्ट कर पाते हैं स्कैटरिंग में। अदरवाइज मून पे भी तो दिखना चाहिए, मून पे क्या दिखता है, क्या ब्लू दिखता है क्या स्काई मून पे, है ना, ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि क्या है वहां पे, एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। तो मॉलिक्यूल्स है ही नहीं स्कैटर करने होने के लिए, है ना, लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाएगी, राइट, यस सर। है ना। Yes, sir. स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट की वजह से ऐसा होता है, स्काई ब्लू दिखता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, मैं बस आपको बेसिक रिवीजन दे रहा हूँ। ऐसे ही जो ह्यूमन आई है, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी चीजें जैसे होती है इसमें, कॉर्निया हमने पढ़ा हुआ है, आउटर लेयर होती है, प्यूपिल हमने पढ़ा हुआ है। प्यूपिल क्या होता है बेटा, जो ब्लू ब्लैक कलर का डॉट होता है ना अंदर, आपकी आंख में जो ब्लैक कलर का डॉट है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, Yes, sir. उसको Yes, sir. हम बोलते हैं। आइरिस क्या होता है, जो प्यूपिल को कवर करके रखता है, राइट।
आइरिस क्या Yes, होता है, sir. जो कि कवर करके रखता है, यानी कि ये अपना साइज चेंज कर सकता है आइरिस, ताकि आपका जो प्यूपिल है उसकी साइज चेंज हो सकती है, इन्फ्लेट हो सकता है ना, ये प्यूपिल इन्फ्लेट हो सकता है, डिफ्लेट हो सकता है ना, छोटा बड़ा हो सकता है ना। यस सर। कैसे होता है, लाइट अगर ज्यादा आ रही होती है तो खुद को कम कर लेता है ताकि लेंस को डैमेज नहीं जाए, है ना। बहुत सारी लाइट अगर चली गई और आइरिस अगर चेंज नहीं हो पाया, आपने देखा होगा कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं आई के, जिसमें हमारा प्यूपिल ढंग से काम करना बंद हो जाता है। तो बहुत सारी लाइट एकदम से होता है ना, लाइट जला देता है कोई, तुम सो रहे होते हो कोई लाइट जला देता है, तो एकदम से लाइट आती है ना बहुत सारी आंखों में, हम आंखें ऐसे करते हैं कि अरे लाइट बंद करो, एकदम से बहुत सारी लाइट आ गई है यस सर। है ना। तो वो क्यों होता है कि भाई एकदम से बहुत सारी लाइट आती है, तो हमारा प्यूपिल क्या होता है, चेंज होता है, इन्फ्लेट होता है या डिफ्लेट होता है ना। तो उससे हमारा क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल की जा सकती है कि भाई लेंस पे ज्यादा एकदम से लाइट नहीं जाए, है ना, लेंस को डैमेज नहीं हो जाए, है ना। लेंस क्या होता है भाई, वही जो आपके रिफ्रैक्शन में काम होता है, इमेज फॉर्मेशन में जो काम आता है ना। लेंस तो हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा क्या होता है भाई, सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, वही सिलेरी मसल्स का मेन रोल होता है कंट्रोल करने में, है ना, शेप और कर्वेचर को चेंज करने में, फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है लेंस की, ये पता है सबको। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, फोकल Yes, sir. यस सर। इसकी फोकल लेंथ को चेंज करती है ना, फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, ताकि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट दूर है या पास है उस अकॉर्डिंग आपकी क्या बन पाए, इमेज बन पाए। अच्छा, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना, सर रेटिना पे। Tina. है ना। रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन जहाँ पे इमेज बन रही है। और रेटिना किससे कनेक्टेड होता है भाई, ऑप्टिकल नर्व से, ऑप्टिक नर्व्स, है ना, जो कि क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, ब्रेन। ब्रेन। Brain. ब्रेन पे सिग्नल ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे आपका रेटिना ऑप्टिकल नर्व से बिल्कुल मिल ही रहा होता है, उस पॉइंट पे आपको कोई चीज नहीं दिखती, राइट। यस सर। यस सर। Yes, ऐसे sir. ही आपका ऐसे ही आपका एक क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस भी होता है, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। नियर पॉइंट को हम ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लेते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। ये वो पॉइंट होता है जिससे आगे तक, वो पॉइंट पे और उससे आगे तक आपको सारी चीजें क्लियर दिखेंगी, ब्लरी नहीं दिखेंगी। अगर 25 सेंटीमीटर से भी पास लिया होगा आप किसी चीज को, तो वो ब्लरी दिख सकती है आपको, है ना। नॉर्मल विजन के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हुआ, वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जिसमें कि आपका जो लेंस है वो फोकस कर पाए लाइट को रेटिना पे, यानी कि इमेज बना पाए क्लियर, है ना, आपको चीज क्लियरली दिख सके, ब्लरी नहीं दिखे। ये बात सबको पता है। यस सर। Yes, अभी sir. कुछ चीजें हैं जैसे पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो गई, कैसे चेंज कर पाती है आपकी लेंस, है ना, डिस्टेंस के हिसाब से। ये सब चीजें आपको रीड करनी है, ये सब चीजें हम आपको रीड करनी है ना। ये चीजें पढ़ाने वाली नहीं है, रीड करने वाली है, आप इनको रीड जरूर कर लेना, ठीक है। ये वो थ्योरी पॉइंट्स है जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, ये हम अगली क्लास में कर लेंगे, या फिर इसको भी आप रीड कर सकते हो, वैसे आप लोगों को पता है ये चीज, पर फिर भी मैं अगली क्लास में ले लूंगा, सिंस अभी टाइम हो गया, तुम लोगों की अगली क्लास भी है इसलिए। ओके सर, हम भी रिवीजन करके आएंगे। क्या बेटा, ये जो आपने बोला है ना पढ़ने के लिए, इसकी रिवीजन हाँ करके आएंगे। हाँ, रीड करके आना, क्योंकि ये आपने पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, ठीक है। इसमें बस आपको कुछ चीजें समझनी है कि कैसे u इक्वल्स टू इन्फिनिटी लेते हैं और v इक्वल्स टू -x लेते हैं, ये समझने की है। और इसमें समझना कुछ नहीं है, u इन्फिनिटी इसलिए लेते हैं, मायोपिया क्या होता है, जैसे शॉर्ट साइटेडनेस होता है, नियर साइटेडनेस, तो इसमें दूर की चीजें नहीं दिखती हमें, है ना। कोई दूर होता है ना, दूर का चश्मा लगवा लेता है कोई, क्यों लगवाता है, कि उसको दूर की चीजें नहीं दिख रही होती, क्योंकि भाई कोई चीज अगर दूर हुई तो उसकी जो इमेज होती है वो रेटिना के आगे बनने लग जाती है, तो ब्लरी दिखने लगता है। तो इसको रेटिना तक लाने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कौन से लेंस का, कॉनकेव लेंस का, ताकि वो क्या करे भाई, डाइवर्स करके थोड़ा हमारे क्या कर दे, रेटिना तक बना दे, है ना। तो इसमें हम कॉनकेव लेंस का, अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ क्यों निकालना है, क्योंकि जब भी आप शॉप पे जाओगे तो आप अपना लेंस बनवाओगे, और लेंस दुकान वाले को क्या बोलोगे कि मेरे को दूर का नहीं दिखता, तो दुकान वाला बोलेगा ठीक है, एक पावर वाला लेंस आपको बना के दे देते हैं चश्मे में, है ना। और पावर कैसे बनाएगा उसकी, वो फोकल लेंथ डिसाइड करके, क्योंकि पावर क्या होता है, 1/f होता है, राइट। पावर 1/f होता है ना Yes, sir. बच्चों, है ना। तो वो 1/f निकालना चाहेगा, f निकालना चाहेगा, तो f निकालने के लिए उसको u और v चाहिए। तो जब वो u लेगा तो वो क्या लेगा भाई, अगर आपको दूर का नहीं दिख रहा तो u क्या लेगा, वो ज्यादा से ज्यादा दूर लेना चाहेगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा दूर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो वो आपको बोलेगा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ऐसा चश्मा डिजाइन किया है, ऐसा लेंस बनाया है, जो कि तुम्हें कितनी दूर का ऑब्जेक्ट हो तुम उसको देख पाओगे, राइट। तो भाई कितनी भी दूर का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, जब u इन्फिनिटी पे चला जाए, तो ये आपके लेंस फॉर्मूले में आप u इन्फिनिटी पे डाल दो, v आप क्या लिख दो, x रख दो, यानी कि एक
इमेज डिस्टेंस आपने ले लिया, x ले लिया कि इमेज कहाँ बन रही है, अगर u इन्फिनिटी पे है तो जनरली फोकस पे बनती है ना, तो आपका f क्या हो गया, -x के बराबर हो गया, यानी कि जहां पे आपकी इमेज बन रही है या जो आपकी फोकल लेंथ है ना, वो हो जाएगी -x के बराबर। Okay. So x is the distance of the far point from the eye. Then the concave lens placed before the eye is f equals to -x. Far point समझते हो सब लोग? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ओके कूल। तो इसको इस तरह से आप रीड आउट कर लेना, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे ही नहीं आता है तो हम अगली क्लास में ले लेंगे, कोई इशू। तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया हमारे कवर हो गए। इसके अलावा 2 और डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब और भी होते हैं वैसे तो। एस्टिग्मेटिज्म पढ़ा है ये? सर पढ़ आई 10th में। एस्टिग्मेटिज्म और सर कौन सा होता है? हाइपरमेट्रोटोपिया और हाइपो के साथ ही तो था, हाँ, कुछ Sir, डिजीज थी ये में भी। presbyopia. प्रेसबायोपिया। हाँ Sir, और cataract. yes, sir. सर पढ़ आए। पढ़ा होगा ये? यस सर पढ़ा है। पढ़ आए। Yes, sir. एस्टिग्मेटिज्म एक होता है जिसमें कि आपका लेंस बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव हो जाता है, बूढ़े लोगों को होता है ना। एक होता है जिसमें कि आपको मतलब दोनों ही मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाते हैं, और एक होता है जिसमें कि लाइंस थोड़ी है, जो लाइंस होती है ना, पैरेलल लाइंस, वो आपको कैसी लगती है, डिस्टॉर्टेड सी दिखती है ना। कि 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, तो ये भी आप रीड आउट कर सकते हो। एंड देयर इज अ सॉल्ड एग्जांपल जो आप हमने सीखा है, उसी पे बेस्ड है। यू इन्फिनिटी पे ले लोगे और इमेज आपका बन रहा है, अ पर्सन कैन नॉट सीक ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, यानी कि उसका फार पॉइंट कितना हो गया, ये फार पॉइंट हुआ ना, अरे फार पॉइंट हुआ ना, ये इससे दूर देख नहीं पा रहा वो, राइट Yes, sir. है ना। तो फार पॉइंट ले लो 50 सेंटीमीटर, यू ले लो इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ डिजाइन कर दोगे आप करेक्टिव लेंस की। अच्छा, दूर का नहीं दिख रहा तो कौन सा लेंस होगा ये बेटा? कॉनकेव। Concave. अभी पढ़ा Concave. ना हमने, दूर का नहीं दिखता, मायोपिया। मायोपिया का केस है ना ये। Yes, sir. अरे मायोपिया का केस है ना, दूर का नहीं दिख रहा, नियर Yes, साइटेडनेस। एक क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में करना है, बस नहीं, 1 मोर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो आज हमने ऑप्टिकल फिनोमेनास पढ़े सारे, अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे इसको, बिकॉज अगली क्लास में हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप वगैरह, एंड दैट विल बी द फाइनल टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, सिंस आपका ऑलमोस्ट पूरा ऑप्टिक्स हो चुका है, रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट, तो आप इसमें क्वेश्चंस करके आएंगे, डीपीपी एंड पीवाईक्यूज, तो मैं दोनों शेयर कर दूंगा। डीपीपीज आप प्रायोरिटी पे रखें और सेकंड आप पीवाईक्यूज रखें, काफी सारे मैं करा चुका हूँ क्योंकि, ठीक है, इनको आप सॉल्व करके लाएंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस Yes, यस sir. सर। डाउट्स? डाउट है आज की क्लास में? नो सर। ओके देन No, दैट्स sir. ऑल। No, sir. ओके बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye. बाय सर, गुड नाइट सर। Good night. बेटा, Once again, happy Teachers Day. थैंक यू बेटा, Bye, sir. Bye, Happy sir. Teachers' Day. बाय बाय बाय, सर, हैप्पी टीचर्स डे। बाय बाय।